नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द रत्न स्टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो अर्नब गोस्वामी के साथ हो रहा है, रिपब्लिक चैनल के साथ हो रहा है, वह पूरा का पूरा मीडिया ग्रुप, पॉलिटिशियन, सरकार, पुलिस, शासन, प्रशासन का एक ग्रुप है जो सच का मुंह बंद करने का प्रयास कर रही है और इसमें एक साजिश की बू आ रही है। सबसे मजेदार बात यह है कि जो आरोप अर्नब गोस्वामी पर लग रहा है उसका सबूत स्वयं अर्नब गोस्वामी दे रहे हैं। क्या हास्यास्पद है! यह आयरोनी नहीं है तो और क्या है। इस केस का जो साजिश का खुलासा है करने वाले कोई और नहीं है, स्वयं हरामखोर शब्द का शब्दार्थ जो इजाद करने वाले हैं महाशय संजय राउत। उन्होंने बताया कि रिपब्लिक भारत मुंबई पुलिस के खिलाफ एजेंडा चला रही थी। भाई साहब, मुझे एक बात नहीं समझ में आता है कि यदि कोई चैनल, कोई अखबार वाला कोई सवाल नहीं कर सकता है आपसे, यदि कोई सवाल करेगा तो आप उसके खिलाफ साजिश रचने लगोगे। पुलिस से सवाल कोई ना पूछे, ये कैसा, किस तरह का कानून व्यवस्था, किस तरह का लोकतंत्र व्यवस्था आप दे रहे हैं समाज में लोगों को। मोटा मोटी जो साजिश का जो बू है, साजिश की जो घिनौनी हरकतें हैं, संजय राउत ने खुद बता दिया है। चाहे वह जाने अनजाने में, चाहे गलतियां से बताया हो, लेकिन बता दिया है। और जहां तक बात पुलिस की है, पुलिस की गलतियों या फिर पुलिस की साजिश की, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और एक बात इससे पहले मैं आपको बता दूं कि संजय राउत ने एक और बात कही है आज पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कि टीआरपी स्कैम 30,000 करोड़ रुपए की है। भाई साहब, मुझे एक बात नहीं समझ में आता है, यह 2 दिन के अंदर आपके पास डेटा कैसे पहुंच गया? क्या इस डेटा का मैनेजमेंट प्रमुख आप थे? डेटा मैनेज आप कर रहे थे? आपकी टीम कर रही थी? यह भी विचारणीय है, यह इन्वेस्टिगेशन का विषय है, यह जांच पड़ताल का विषय है। जहां तक बात टीआरपी स्कैम की है तो 6 अक्टूबर को एक एफआईआर दर्ज होती है, उसमें 4 बार इंडिया टुडे का नाम आता है। मैं अपने देखने वालों को बताऊं, दरअसल जो टीआरपी एजेंसी है वह अपना काम एक दूसरे एजेंसी को दे रखी थी और उसने एफआईआर करा था इंडिया टुडे के खिलाफ। और एफआईआर डालने से पहले एक छोटी सी मैं बात अपने देखने वालों को बताऊं कि कोई भी कुछ तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन जरूर हुआ होगा। नॉर्मली कोई भी कंप्लेन करने से पहले अपनी तरफ से आश्वस्त हो जाएगा कि हाँ, कुछ ना कुछ पुख्ता सबूत है। यदि कोई किसी के पास कंपनी है और एक कंपनी दूसरे कंपनी के पास जाती है उसके खिलाफ कोई एफआईआर करने, तो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके संदर्भ में कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि नहीं, कुछ ना कुछ बात में दम है। यह एक बात है। लेकिन जो 6 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज होती है और 7 अक्टूबर को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता है और 9 अक्टूबर को डीजीपी साहब परमेश्वर जी चले जाते हैं शरद पवार के शरण में। क्यों? कौन सा डेली रूटीन के तहत आप गए थे या फिर साजिश का अपडेट देने गए थे? यह भी चिंतनीय है, विचारणीय है, जांच का विषय है। इस संदर्भ में पुलिस को, सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। एफआईआर होने के कुछ ही घंटे में कैसे डिसाइड हो जाता है? वैसे तो आपने इस सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 40-50 दिन तक एफआईआर नहीं हो पाया आपसे, ड्रग मामले का जांच पड़ताल नहीं हो पाया आपसे, और ऊपर से आपने सबूत मिटाने का भी पूरा योगदान दिया है। जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई या फिर हत्या हुई, यह भी जांच का विषय है। लेकिन वो फर्नीचर क्यों हटा दिया गया, वो सारे दीवार को पेंट क्यों कर दिया गया, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया है। और तो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइमिंग नहीं मालूम है, तो इसका मतलब डॉक्टर और अस्पताल भी जो है आपके साथ मिली हुई थी साजिश में और उस पर आपने लीपापोती करी। लेकिन दिखावटी तौर पर आप पूछताछ कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत हत्या के मामले में। लेकिन इस टीआरपी स्कैम के मामले में इतनी जल्दी क्या थी भाई साहब आपको कि फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई आपको। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बोलते हैं कि
रिपब्लिक चैनल के अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे और फर्दर एक्शन भी लिए जाएंगे। ये फर्दर एक्शन का मतलब क्या होता है यह भी बता दिया जाना चाहिए था। स्पीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन को जरा आप देखिए मेरे देखने वालों कि एफआईआर इंडिया टुडे के नाम पर होता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है वह रिपब्लिक भारत के नाम पर हो रहा है। धमकियां चेतावनी रिपब्लिक भारत को दी जा रही है। इतना फास्ट एक्शन तो कभी हमने नहीं देखा, न सुशांत सिंह राजपूत के मामले में और न ही पालघर के मामले में। पालघर में क्या मुंबई पुलिस बताएगी कि पुलिस जब देख रही थी कि भीड़ संतों को मार रही है तब उसने रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया, और जब भीड़ रुक नहीं रही थी तो उसने गोलियां क्यों नहीं चलाई, वह मूक दर्शक बनकर के खड़े क्यों थी। और तो और दिखाने के लिए आप 100-200 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन आपकी स्टेट की सीआईडी केस दर्ज नहीं करती है, तो फिर अंततः हाई कोर्ट उसे फ्री कर देता है, आज़ाद कर देता है। और अब लीजिए एक और बात, तबलीगी जमात वाली केस कोरोना के मामले में किस तरह से देश में अंदर कोरोना फैला रहे थे, कैसे थूक रहे थे, कैसे डॉक्टरों के साथ बदसलूकी कर रहे थे, और तो और अश्लीलता भरी बातें हरकतें कर रहे थे नर्सों के साथ क्वारंटाइन वाले जगह पे, क्वारंटाइन वाले रूम में। तो यह भी देखने वाली बातें हैं कि उस तबलीगी वाली केस में जो है अलग अलग जगहों के केस एक जगह करने के लिए महाराष्ट्र में अपील की गई थी तबलीगियों की तरफ से, लेकिन कोर्ट ने केस ही डिसमिस कर दिया। ये क्या मजाक है, समझ में नहीं आता है। क्या वहाँ की सरकार के जो वकील हैं केस को डायल्यूट करने का प्रयास किया है, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं अब दिख रहा है। तबलीगियों को आपने जो डिसमिस कर दिया है केस, क्यों, जबकि देश के अलग अलग स्टेट में तबलीगियों के खिलाफ केस चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, सुनवाई चल रही है। तो इतनी जल्दीबाजी आपको तबलीगी को फ्री करने के लिए क्या थी भाई साहब। और इसके आगे मैं आपको बताऊं कि इतना जो फास्ट एक्शन है उस वाले में जिसमें नाम किसी और का है और चेतावनी किसी और को दे रहे हैं आप, एफआईआर रिपब्लिक भारत के नाम पे है ही नहीं। यह बात मेरे देखने वाले स्पष्ट कर लें। क्या सच बोलना इतना मुश्किल हो गया है कि एक दिन में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। अर्णब गोस्वामी के चैनल है उनके पास, तो वह अपनी बातों को कह लेते हैं, लोगों के सामने रख देते हैं, लेकिन नॉर्मल इंसान के पास मीडिया नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की उनके पास वो हैसियत भी नहीं है शायद। तो फिर सोचिए कि आम जनता के साथ क्या होता होगा। यह विचारणीय है। वो चैनल वाले हैं तो उनको अपनी बात रखने के लिए एक माध्यम है, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति के साथ क्या बीतता होगा यह चिंतनीय है। नमस्कार।